हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री और एमए हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है MHI 101 जिसका 20 जुलाई को एग्ज़ाम है। राइट, तो मैंने आपके लिए MHI 101 की वीडियो डाली थी, उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मुझे इतना अच्छा जो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी अच्छी फीलिंग हुई है। सबके इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए कि मैम आपने जो मैराथन डाली थी वहीं से मोस्टली क्वेश्चन आए हैं और मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच टू ऑल माई स्टूडेंट्स। राइट, तो आज का जो आपका एग्ज़ाम है, जो तो परसों एग्ज़ाम है आपका MHI 107। बीच में सॉरी मैं बोलना चाहूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, कुछ फैमिली इशू था जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब थी, तो मैंने आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है, मैं जितनी कोशिश हो सकी, मेरे पास रिटर्न मटेरियल तो नहीं है लेकिन मैं बुक से आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि आप पूरा आंसर अच्छे से लिख पाएंगे राइट अपने एग्ज़ाम में। ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं MHI 101 में, जिसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास का मतलब होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी कब 1700 से 2000 के बीच में। राइट, मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्ज़ाम के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 चैप्टर में से आते हैं। आपका जो फर्स्ट ये है भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन। राइट, उसके बाद है व्यापार एवं बाजार। तो ये जो 4 चैप्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे और अगर आप 4 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, बिकॉज क्योंकि आपका 30% आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी जुड़ते हैं। राइट, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में हुआ क्या था। राइट, तो 18वीं शताब्दी में हुआ क्या था आपको मैं पहले बेस की तरह समझा देती हूँ, आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाइए। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था। 18वीं शताब्दी में इन द सेंस 1700 से लेकर 1799 को आप कहेंगे 18वीं शताब्दी। राइट, आपको सबको पता है कि इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, वो क्या कर ली थी कि मुगल काल का पतन हो रहा था, जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी उदय हो रहा था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करके भारत के एरिया को ऑक्यूपाई कर रही थी। सबसे पहले उसने किसको ऑक्यूपाई किया, बंगाल को किया। बंगाल में 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला को हार गए और वहाँ पर बंगाल को अपने नियंत्रण में कर लिया है। और भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, आपने MHI 101 में पढ़ा होगा कि बंगाल, ठीक है, मद्रास और सूरत और मुंबई, यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली हैं, अपने लिए यहाँ से माल तैयार किया है और माल तैयार करके इसको बेचा कहाँ, अपने विदेशों में बेचा। राइट, दूसरा इन्होंने यहाँ से किस चीज़ का निर्यात किया, यहाँ से इन्होंने निर्यात किया यानी कि एक्सपोर्ट किया है कपड़ा यानी कि कपास। राइट, कपास का इन्होंने यहाँ से निर्यात किया है और अपने देश में कपड़ा को तैयार किया। ठीक है, कपड़ा बनाया और उस कपड़े को बना के फिर यहीं के बाज़ारों में, भारत के बाज़ारों में बेचा। राइट, बिल्कुल नेग्लिजिबल टैक्स था। जो एक्साइज ड्यूटी जो होती है, जो चार्जेस लगे होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर कि जो भारत का जो देश है उसमें विऔद्योगिकरण हुआ, यानी कि जो भारत का व्यापार है वो ठप होने लगा और विदेशी व्यापार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ से माल को लूट लूट के अपने देश में ले जाने लगी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारत में 1603 में आई थी और उसने 1603 में एक अस्थायी फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में, जो मैंने आपको MHI 101 में भी पढ़ाया था। ये डायग्राम आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री खोली थी, उसके बाद सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली थी 1613 में, फिर मद्रास में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी अंग्रेज़ों ने 1651 में, और 1651 में उन्होंने बंगाल में भी फैक्ट्री खोली थी, अपनी कारखाना खोला था। ठीक है,
उसके साथ पुर्तगाली भी थे, डच भी थे। इनके बीच में आपस में युद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा युद्ध होता था, तो उसके डीपली हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये MHI 101 में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 101 में मैंने अच्छे से पढ़ाया है समुद्री व्यापार में क्या क्या होता था। ठीक है, आपने ये एग्जाम में भी अच्छे से ही करा होगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक इतिहास लेखन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी उसमें इतिहासकारों ने, जो 18वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था थी उसमें इतिहासकारों ने क्या क्या कहा, ठीक है, वो लिखना है। पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने 18वीं शताब्दी में यानी कि 1700 में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर लोगों से जबरन कपास उगवाया। कपास उगा के यहाँ से टैक्स तो लिया ही लिया, उस कपास का जो कच्चा माल होता है, कपास एक तरह का रॉ मटेरियल है जिसको इन्होंने भारत के बंदरगाहों पे से विदेशों में भेजा, अपने ब्रिटेन ले गए और वहाँ से कपड़ा इन्होंने तैयार करके दोबारा भारत के ही बाज़ारों में इसको बेचा। ठीक है, जिसे मुक्त व्यापार भी कहा जाता है, क्योंकि कच्चा माल ले जाने में यानी कि वो हमारे देश से एक्सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो एक्साइज जो टैक्स था, मतलब जो कहते हैं ना कि माल को एक्साइज ड्यूटी के साथ आता है, तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल टैक्स था। ठीक है, जो एक्साइज ड्यूटी थी, ठीक है, वो क्या थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल थी एक्साइज ड्यूटी। तो नेग्लिजिबल थी, बिल्कुल कम था, जिसके कारण कि भारत के जो व्यापार था उसको लॉस हो रहा था और उनका व्यापार जो है वो बढ़ रहा था, और फिर वो उसी माल को यहाँ पर आके भारत में बेच रहे थे। ठीक है, कच्चा कपड़ा तैयार करके वो यहाँ पर बेच रहे थे, तो उनका तो हमेशा ही ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा था। तो इस तरीके से व्यापार का जो ये तरीका है, जिसमें जो भारत के जो बंदरगाह वाले एरिया थे यानी कि जो पोर्ट थे उन पर भी उनका एकाधिकार था। इसमें क्या कर रहे थे, ये आपस में डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली इन बंदरगाहों पे कब्जा करके यहाँ पर से क्या होता था, जिसको कि बोला जाता है कि ये एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा था पुर्तगालियों ने। कहाँ पर किया था, पुर्तगालियों ने गोवा को बनाया था अपना व्यापारिक केंद्र। ठीक है, और जो ये थे अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने सूरत को अपना बनाया था और मद्रास में और बंगाल में यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खोली और यहाँ से व्यापार इन्होंने करना शुरू किया। राइट, अब इन्होंने जब व्यापार किया तो इन्होंने किस तरीके से व्यापार किया, इसमें इन्होंने पहले चरण में इन्होंने यूरोपीय जो व्यापार किया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विस्तार के कारण अर्थव्यवस्था पूरी आक्रामक व्यापार किया इन्होंने, और राजस्व धाराओं में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। अब यहाँ पर आ जाता है बात की स्थायी बंदोबस्त। तो इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली क्या होती है कि यानी कि जिसको कि हम लैंड रेवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, लैंड रेवेन्यू भी बोलते हैं। लैंड रेवेन्यू क्या था वो हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मेरे पास ज़्यादा नोट्स नहीं है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो जितने भी उन्होंने क्या किया कि जो लोगों से किसान से टैक्स तो लेते ही थे, अनाज भी लेते थे, कच्चा माल भी लेते थे। ठीक है, अफीम भी उगाते थे यहाँ पर। ठीक है, और अफीम को कहाँ बेचते थे, चीन में जाके अफीम को बेचते थे और वहाँ से चाय की पत्ती यानी चाय को खरीदते थे। राइट, और भारत में जबरन वो वहाँ से अफीम उगाते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ वो उनसे टैक्स भी लेते थे। ठीक है, उसको भू राजस्व प्रणाली बोलते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये भू राजस्व प्रणाली बनाई थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये कब लागू हुआ था, 1786 से 1793 में हुआ था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये वाली इन्होंने जो टैक्स रेवेन्यू जो था वो किसानों के ऊपर लगाया था, जिसमें कि जमींदार जो होते थे वो किसानों से कर वसूलते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि जो जगीदार और जमींदार होते थे उनको क्या किया था कि भूमियों का स्वामित्व बना दिया था, और भूमियों का स्वामित्व बनवा के उनसे कहा था कि भाई तुम किसानों से कर वसूलो और हमें 10/11 भाग हमें दे दो। तो वो 10/11 भाग कंपनी को दे देते थे और 1/11 भाग अपने पास रखते थे। राइट, और ये कहा हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो सोचो कितना ज़्यादा
वो टैक्स लेते थे, ठीक है। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो दूसरे एरिया के जो एरिया होता था उसकी भी ज़मीनों को लेते थे, अधिपत्य करते थे और वहाँ से टैक्स वसूलते थे और अंग्रेज़ों को देते थे। उसके बाद रैयतवाड़ी वस्तु बंदोबस्त जो कि कब आया था, 1792 में से 1820 तक आया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, ये जो राजसभ है, इसके अंदर क्या किया था कि वो ज़मींदारों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती थी, वो सीधा ही किसानों से कर वसूलते थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट किसानों से कर वसूलती थी। और इसको लागू किसने किया था, इसको मुनरो ने लागू किया था। अलेक्जेंडर रीड और मुनरो इसको बोला जाता है, इस व्यवस्था को बोला जाता है। इन दोनों ने इस व्यवस्था को लागू किया था 1792 से 1820 तक, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में इन्होंने ये व्यवस्था लागू की थी, राइट। तो इसके अंदर क्या होता था कि ज़मींदारों की भूमिका ख़त्म और डायरेक्ट किसानों से वो कर वसूलते थे। और ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर थी, ये थी मद्रास में, बॉम्बे में, असम में, ठीक है। इस वाली, और इसमें 1/2 भाग लिया जाता था पूरे जो खेती करते थे, ठीक है। तो इस तरीके का था। उसके बाद जो थर्ड इसमें भू राजस्व प्रणाली है, दैट इज़ महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 3 तरह के उन्होंने टैक्स लगाए थे भूमि पर। तो एक था स्थायी बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी और तीसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या हुआ था कि 4-5 जैसे गांव होते हैं, गाँवों का एरिया बना दिया था कि इस एरिया में जैसे 10 गांव हैं तो 10 गांव का रेवेन्यू आएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। तो इसमें महालवाड़ी में, यानी कि महाल यानी कि जो ग्राम होते थे उनका समूह बनाया जाता था, जिससे कि किसानों से कर वसूला जाता था। तो इस तरीके की प्रणाली के कारण अस्थिरता आई थी। किसमें, भारत के अंदर अस्थिरता आई थी 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर, राइट। तो उसमें क्या हुआ था कि आपको मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया, ध्यान से समझिएगा, ये बुक में नहीं लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी। क्योंकि क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ से धन लूट कर अपने जेबें भर रहे थे, यहाँ से अमीर हो रहे थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सरकार है, जो क्राउन है, ठीक है, जो वहाँ की जो क्वीन थी, उसने कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे लोन मांग रही है और खुद तो यहाँ यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अमीर बन गए हैं। तो बंगाल का उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होने पड़ा, जैसे कि वॉरेन हास्टिंग थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के के ऊपर नियंत्रण रख रहे थे। जो क्वीन, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में कर लिया। उस पर नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। तो इस वजह से भी 18वीं शताब्दी में एक संकट का दौर आ गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है थोड़ी डर गई कि हम जो भारत से पैसा लूट कर ले जा रहे थे उसके ऊपर भी अब क्राउन का, यानी कि जो रानी का कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इस वजह से एक कहते हैं कि अस्थिरता आ गई, ठीक है। मद्रास और बम्बई में गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उनको इनके अधीन काम करना पड़ रहा था। तो इस वजह से भी अस्थिरता आई थी, किसमें, 18वीं शताब्दी में। और ये कब हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ठीक है। उसके बाद 1784 में तो इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो चार्टर्ड एक्ट आया था 1793, राइट, याद रखिएगा। 1793 में जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें क्या किया था कि हर 20 साल के लिए, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा कि आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कैसे करना है। 20 साल में कंपनी के ऊपर एक जो कहते हैं ना कि लाइसेंस मिलेगा कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी को ही चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर निगरानी करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आ गया, और ये प्रेशर उन्होंने कहाँ से वसूल किया, भारतीय किसानों से वसूल किया। यहाँ से पेड़ काट के ले गए, यहाँ से कच्चा माल ले गए, यहाँ के बाज़ारों पर एकाधिकार करने लगे, ठीक है। तो उसी बीच पे जो व्यापारिक समुदाय उभरे थे वो भी हमको इस बुक के अंदर पढ़ने हैं,
ठीक है, जहाँ तक समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा क्यों टैक्स रेवेन्यू लगा रही थी, इतनी भू राजस्व प्रणाली क्यों ला रही थी, क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्राउन का यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो है नियंत्रण हो गया था। ठीक है, नियंत्रण हो गया था, जिसके कारण वो उस नियंत्रण को कर वसूल रही थी भारतीय किसानों से। ठीक है, हर 20 साल में चार्टर्ड एक्ट आता था। 1793 में आया, फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 में आया। ठीक है, उसके बाद 1835 में आया, उसके बाद तो 1857 में जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, तब तो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सारी जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी, क्राउन के पास चली गई थी। ठीक है, अब आपको भू राजस्व प्रणाली भी समझ आ गई, तो आपको अर्थव्यवस्था भी समझ आ गई कि 18वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बंगाल के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उन्होंने 18वीं शताब्दी में स्थायी बंदोबस्त लगाया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और दूसरा, जब उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे लगाया, फिर उसी के बाद 1790 में उन्होंने क्या किया था, 92 में असम में, और जो दक्षिण भारत है जहाँ पर असम और बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पर इन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगाया था। राइट, तो ये औपनिवेशिक हस्तक्षेप के कारण बंगाल में भारतीय फाइनेंस, व्यापार, वाणिज्य, समर्थन, ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, शॉर्टकट फॉर्म में बता दिया कि छोटे शहरों का उदय हुआ जहाँ वाणिज्य, भूमि स्वामित्व, राजस्व सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ पनपी। ठीक है, उसने स्थानीय अभिनेताओं द्वारा अपनाई गई विविध रणनीतियों को उजागर किया। तीसरा क्या किया कि व्यापार वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में एकीकरण आया। ठीक है, जो चीज़ मैंने बताई है कि चीन से अंग्रेजी व्यापार हुआ, जो मैंने आपको बताया है कि इन्होंने क्या किया था कि चीन को क्या देते थे, ये अफीम देते थे, चीन को अफीम देते थे, और चीन से बदले में क्या लेते थे, चाय लेते थे, चाय का व्यापार करते थे। ठीक है, तो अफीम इन्होंने उगाने के लिए 3 कठिया प्रणाली भी लागू की थी, जो कि बाद में बिहार में भी लागू की थी कि आपको जबरन अफीम की खेती उगानी पड़ेगी। तो जिससे 19वीं शताब्दी में 1898 में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था कि लोगों से जो समुदाय थे उनको पलायन करके, उनको हटाकर वहाँ पर उनसे अफीम की खेती कराई जा रही थी। ठीक है, और जो उनकी भूमि से जो कहते हैं कि जो अगर नहीं करेगा तो उसको 1/3 भाग अपना जो राजस्व है, भू राजस्व देना पड़ेगा। तो इस तरीके की इन्होंने नीति अपनाई थी। राइट, और समुद्री व्यापार भी इनका बढ़ रहा था। ओके, समुद्री व्यापार में क्या हो रहा था कि जब 1813 में 1813 का एक्ट आया था, तो उसमें क्या हुआ था, नेपोलियन मोनोपोली आई थी, जिसके अंदर जो आपकी इसमें नहीं लिखा है, आप इस लेक्चर को ध्यान से समझिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ठीक है, मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है सारा वैसे तो। 1813 में जब चार्टर्ड एक्ट आया था तो नेपोलियन मोनोपोली आई थी, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन के लिए बंदरगाहों को बंद कर दिया गया था कि ब्रिटेन जो है वो विदेशी व्यापार नहीं कर पाएगा। जो मेडिटेरियन सी था, भूमध्य सागर था, उस पर नेपोलियन का कब्जा हो गया था और वो उनको यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं दे रहा था। तो ट्रेड मोनोपोली जो है वो एंड हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार एकीकरण में ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था। राइट, तो लेकिन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मतलब भारत में दूसरी कंपनियां आके व्यापार नहीं करेंगी। राइट, और इसमें सिर्फ एक ही थी, सिर्फ जो चीन था उसी के साथ व्यापार करेंगी, क्योंकि चीन के साथ ज़्यादा टैक्स आता था। चीन में क्या होता था कि चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम उगाती थी और चीन को जाकर बेचती थी और वहाँ से चाय लेकर आती थी, जिससे कि मुनाफा और टैक्स आता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहने दिया इस हक को। ठीक है, ये काम उन्होंने किए 1813 में। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट और भी आया, जिसमें कि भारत का इतना आपको डीपली नहीं जाना है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा समझना है कि 1833 में पूरे भारत का एकीकरण हो गया था और पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जो पूरे भारत को का एक ही गवर्नर जनरल होगा जो कि सारी चीज़ों को देखेगा, राइट। तो ये तरह की मोनोपोली, इस तरीके का अर्थव्यवस्था थी 18वीं शताब्दी में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है जो मैंने आपको समझाई है। और दूसरा है यहाँ से बंगाल में रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया। उदाहरण बताते हैं कि वैसे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वैश्विक ताकतों से जुड़ी है। जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि उसके बाद स्वदेशी अभिनेता और फाइनेंसरों ने भी इनकी वित्तीय जो व्यापार है उसको कैसे संभाला है। जो हमारे जो बनिया थे, गुजराती थे और चट्टियार थे, इन्होंने क्या क्या व्यापार में क्या जो व्यापार को इन्होंने संभाला, ठीक है। भारत में जो इन्होंने व्यापार किया विदेशी व्यापारों के साथ, ठीक है, तो वो कैसे किया वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आ जाता है कि 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था कैसी थी तो आपको ये सब डायग्राम के साथ बताना है, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन। ये तो क्वेश्चन आ ही चुका है इस बार के एग्ज़ाम में, तो मेरे ख्याल से इस बार का फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका ये वाला होगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके, 18वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए, ये होगा। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में इतिहास लेखन कैसा है ये तो आपका आ ही चुका है दिसंबर के एग्जाम में। भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक इतिहास लेखन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब क्या होता है कि जब इन्होंने ये इस तरीके का व्यापार कर रहे थे तो इतिहासकार, जो भारतीय इतिहासकार थे और विदेशी इतिहासकार थे, यानी कि जो पश्चिमी इतिहासकार थे, वो उनका क्या सोच थी इस अर्थव्यवस्था में। तो ऐसा तो नहीं है कि ये इतिहासकार उस समय थे, लेकिन इन्होंने लिखा उनके बाद जो जो चीज़ें थी, जो जो प्रणालियाँ थी, उसके कारण जो इनको इतिहास लेखन क्या होता है कि ये उस समय एट द टाइम प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो पढ़ी लिखी चीज़ें हैं, जो दस्तावेज हैं, जो प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट है, उससे उस इतिहास का जानकारी लेते हैं। क्योंकि जैसे कि दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 से हुआ था और 1917 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये जो भू राजस्व प्रणाली है, ये जो अर्थव्यवस्था है, ये तो उससे पहले की है। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि दादा भाई नौरोजी ने पैदा होते ही ये सारी इतिहास बता दिया, ठीक है। 25-30 साल के हुए होंगे तभी बताया होगा। तो इतना तो समझ आ रहा होगा कि इतिहास लेखन क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्री होती है, जो प्रूफ होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, उसको पढ़कर जो लिखा जाता है इतिहास, तब जाके उसको प्रूफ के साथ अपने आप आगे पढ़ेंगे 103 में कि उस चीज़ को इतिहास माना जाता है जो कि प्रूफ हो, राइट। तो उन लोगों ने प्रूफ किया कि जो वो अर्थव्यवस्था चला रहे थे, जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी, 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था थी, उसमें उन्होंने क्या किया, धन की निकासी की। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, यहाँ से धन लूट कर अपने देशों में ले जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को कागज़ों में दिवालिया दिखा रहे थे और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार से वो लोन मांग रहे थे। तो जब ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि यहाँ के जो व्यापारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो तो करोड़पति बनते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ से धन लूट कर ले जा रहे हैं और कागज़ों में शो कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चल रही है। इस वजह से क्राउन ने, जो ब्रिटिश सरकार है, क्राउन जो है वो उसने हस्तक्षेप किया था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया था 1857 में। और किसकी ताकत आ गई थी, ब्रिटिश सरकार की ताकत आ गई थी, ब्रिटिश क्राउन की ताकत आ गई थी, जिससे कि जिस तरीके से एक देश को चलाया जाता है उस तरीके से उन्होंने प्रोसेस किया, संसद बनाई, है ना, प्रांतीय स्तरीय व्यापार किस तरीके से हुआ और किस तरीके से जो है अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस के अध्यक्ष लिए और जो अलग अलग जो समुदाय हैं, प्रांतीय समुदाय हैं, उनके अध्यक्ष बने, संसद बनी और सदस्यों को उन्होंने उसमें भी पार्लियामेंट में भी जगह दी। तो ये सब चीज़ें होती गई हैं, ठीक है। तो इसलिए जो दादा भाई नौरोजी ने कहा है, दादा जब भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद द्वारा चुने गए वे पहले एशियाई भारतीय थे। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अभी जो बुक्स हैं ये इनके नाम आपको याद करने हैं जो कि आपको सेकेंड ईयर में काम आएंगे, ठीक है। इन्होंने बताया कि धन की निकासी यानी कि ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
उसने यहाँ से भारत से धन को लूटा है। राइट, ये किसने कहा है? दादा भाई नारोजी ने कहा है। तो आपको अलग अलग इतिहासकारों के नाम तो याद, एक दो के तो नाम रखने ही हैं, आर.सी. दत्ता, रामकृष्ण, है ना, जो उसमें जैसे कि दादा भाई नारोजी है, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ से धन को लूट के ले गई है। औपनिवेशिक दृष्टिकोण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा विद्वानों का तर्क है कि ब्रिटिश शासन शांति, सुशासन और आधुनिकीकरण लाया। ठीक है, तो जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, यानी कि जो भारतीय नहीं है, जो वहाँ के उन्हीं की तरफ के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश सरकार आई है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, अंग्रेज जो यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर सुशासन लाए हैं, शांति लाए हैं। सुशासन मीन्स वो यहाँ पर एक तरह का कानून लेकर आए हैं, और वो एजुकेशन भी वही लेकर आए थे, स्कूल भी वही बनाए थे, यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ही बनाई थी, और रेलवे भी उन्होंने ही बनाए थे। तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ के लिए एक अच्छा बुनियादी ढांचा लेकर आए हैं। राइट, और जो हीरोडोस है, थुसीडिडेस है, इन्होंने कहा कि जो औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे देश पर राज किया है कि जो पहले से ही पिछड़ा है। इस तरीके के लोगों ने, पश्चिमी वालों ने, इतिहासकारों ने लिखा। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, दादा भाई नारोजी थे, आर.सी. दत्त जैसे राष्ट्रवादी ने कहा कि जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये लोग, हमने हमारे देश से धन की निकासी करी है और हमारे देश को गरीब बनाया है और हमारे देश में विऔद्योगीकरण किया है। और उन्होंने ब्रिटिश उद्योग के पक्ष में भारतीय कृषि की उपेक्षा, वित्त को नियंत्रण करने वाली नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर से कागज़ों में तो दिखाया ही नहीं है कि कितना पैसा वो लूट के ले गए हैं, तो इसलिए उन्होंने जो वित्तीय नीति थी, जो उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी थी, उसकी आलोचना की है इन इतिहासकारों ने। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है कि आपको पता होगा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक सिद्धांत है जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जब औपनिवेशिक जो पूंजीपति लोग हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो निजी संपत्ति पर पैसा लगाते हैं, जो कि अपने फ़ायदे के लिए कंपनी या फैक्ट्रियां खोलते हैं, तो वो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, मज़दूरों का लाभ नहीं देखते हैं। तो वो मज़दूरों का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं। तो उससे क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग और जो सरबराह वर्ग होता है, यानी कि जो गरीब वर्ग होता है, जो किसान होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो आपस में संघर्ष करेंगे और इन दोनों के संघर्ष से एक समाज उत्पन्न होगा जिसे समाजवाद कहते हैं। ठीक है, उसे ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। तो यही जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है, ये फ्रांस के थे मार्क्सवाद। ठीक है, तो इनका जो दृष्टिकोण है वही सभी लोगों ने अपनाया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कई लोग हैं जो इनको मानते हैं और वही चीज़ सब जगह हुई है। पूंजीपतियों ने, यानी कि जो पूंजीवादी जो होता है, जो कि निजी जो सार्वजनिक संसाधन होते हैं, ठीक है, जो संसाधन होते हैं जैसे कि जल है, वायु है, और जो संसाधन हैं जैसे कि बिजली बना रहे हैं, और खनिज है, जो सोना निकल रहा है, जो भी पदार्थ निकल रहे हैं, लोहा निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, ठीक है, पेट्रोल निकल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें, जो चीज़ों के जो संसाधन हैं, उसका पूंजीपतियों ने दोहन किया, उसका फ़ायदा सिर्फ अपने निजी स्वामित्व के लिए उठाया। ठीक है, पर्यावरण का भी उन्होंने दोहन किया। तो इस चीज़ का जो वो कहते हैं कि उन्होंने जो शोषण किया है, उसके बाद जो सरबराह लोग, मजदूर लोग, उनका जो विरोध करेंगे, तो उससे जब विरोध करने के बाद जो समाज उत्पन्न होगा, वो एक समाजवादी समाज की, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। तो ये है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद 18वीं शताब्दी में सेम वही चीज़ दोबारा बताई गई है कि इन्होंने जो इस लेसन के अंदर आपको फिर वही चीज़ बतानी है जो मैंने पहले बता दिया है। आपके मोस्टली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो होंगे एक दूसरे से मिलते हुए होंगे आंसर, क्योंकि बेस यही है कि उन्होंने यहाँ पर हमारे देश में विऔद्योगीकरण किया, यानी कि यहाँ के उद्योगों को बंद करवा दिया, लघु उद्योगों का बंद करवा दिया और अपने देश का औद्योगिकरण किया। अपने देश में उन्होंने व्यापार किया, व्यापार की उन्नति की, विकास किया, और हमारे देश में सारे जो व्यापार है उनको ठप कर दिया। राइट, और बिल्कुल जो छोटे व्यापार थे उनको तो बंद ही कर दिया, क्योंकि कच्चा माल वो यहाँ से ले जाते थे। पहले क्या होता था कि कच्चा माल था, उससे हाथ के जो बुनकर होते थे, जो छोटे लघु उद्योग होते थे, वो थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी बनाते थे, तो यहाँ से कपड़ा वो ले जाते थे।
ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि कपड़ा क्या ले जाए, उन्होंने वहाँ से मशीन डेवलप कर ली कपड़ा बनाने की। यहाँ से तो हाथ से कपड़ा बनता था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से कच्चा माल ले जाने लग गए और कपड़ा विदेशी माल जब भारतीय व्यापारों में बाजारों में बेचने लग गए तो हाथ से बना कपड़ा कौन पहनेगा, वो तो विदेशी कपड़े को ही पहनेंगे। तो इस वजह से जो लघु उद्योग थे वो बंद हो गए हैं, जिसमें कि महिलाएं भी घर में उन उद्योगों को चलाती थी और महिलाओं की भी अधिक भूमिका थी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं थी वो भी कार्य करती थी, ठीक है। जो जूट होता है उसमें भी, लेकिन इन्होंने वो चीज़ सब बंद कर दी है। तो हमारे देश से धन लूट के तो ले गए, हमारे देश में विऔद्योगिकरण करके चले गए। तो ये थी अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था भारतीय 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वही चीज़ स्वयं है कि ये जब यहाँ पर आए तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे लाए, ताकि बंदरगाहों तक जो कच्चा माल जहाँ तैयार होता है, कच्चा माल बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई, जिससे कार्य जल्दी हो सके। श्रमों को खरीदा, जो श्रमिक वर्ग थे उनके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही कहते हैं कि मालिकाना हक साबित कर दिया और उनसे कार्य करवाते थे, क्योंकि खेती का कार्य तो वो करते ही थे, लेकिन जो मजदूर थे उनसे वो अत्यधिक श्रम करवाते थे, उनको शोषण करते थे। और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सिंचाई करवाई, जिन जिन एरियाज़ पे उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनवाई, बंगाल, बिहार, मद्रास, है ना, सूरत, वहीं पर उन्होंने अपनी नगर भी बसाए हैं। ये आप MHI 108 में पढ़ेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर महल बनवाए, सिंचाई के लिए साधन कराए। पंजाब में नहरों के लिए, नहरें से सिंचाई के लिए साधन बनाए, सिर्फ किसके लिए, अपने लिए। वन और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने वानिकी नीति अपनाई, सिर्फ किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। ये जो रंजीत गुहा है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ से पेड़ काट के ले गए थे, सारे पेड़ों को, जंगलों को साफ कर दिया था। जब इन्होंने रेल बनाई, तो रेल बनाने के लिए यहाँ से सारे के सारे पेड़ों को रेल बनाने में और अपने जो जहाज़ बनाने में, जो पानी के जहाज़ हैं वहाँ से बनाने के लिए, और जो सालवान की और सोगान की जो महंगी लकड़ियाँ होती थी वो तो अपने देश में ट्रांसपोर्ट करते थे सामान बनाने के लिए, तो पूरे जंगलों को खाली कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण संकट आया, ठीक है। तो पर्यावरण परिवर्तन आया, जिसके कारण कि सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, बाढ़ आई, बहुत सारी चीज़ें आई जो हमने आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो लोगों ने पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन किए, बहुत सारी चीज़ें की, जिसके कारण कि पेड़ उगाए, ठीक है। क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इस पेड़ों के काटने के कारण जो आर्थिक संकट आया, जो पर्यावरण संकट आया, उसके भी इन्होंने निवारण किया था, वानिकी नीति की थी, किसमें, 19वीं शताब्दी में की थी, राइट। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है कि इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या था, दादा भाई नारोजी ने क्या किया था, RC दत्त, दादा भाई नारोजी, धन की निकासी की, ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ से धन की निकासी की 18वीं शताब्दी के अंत में उभरी, जब दादा भाई नारोजी ने जब ये निकाला कि उन्होंने अनुमान लगाया कि 19वीं शताब्दी के अंत तक 1500 मिलियन पाउंड खत्म हो चुके थे। औपनिवेशिक समर्थकों ने तर्क दिया कि केवल विशिष्ट खर्च की ही बर्बादी का कारण बनते थे, और इसी दृष्टि का उदारवादी अर्थशास्त्र ने समर्थन किया, और हालांकि मार्क्सवादी इसके महत्व पर जोर देते हैं। मार्क्सवादियों का भी यही कहना था कि किसानों और मजदूरों का शोषण हुआ था, करते थे वो लोग, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, कहानी की तरह समझेंगे तो ईजी लगेगा, ठीक है। सेम वही है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण में मार्क्सवादी व्याख्या इतिहास लेखन की समीक्षा की गई, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका व्यापारी बाजार। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब ये औपनिवेशिक काल था तो इन्होंने क्या किया, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए और फिर व्यापार किया। तो अब यहाँ पर तो इन्होंने लूटा ही लूटा, लेकिन यहाँ पर जो व्यापार हुआ है उस व्यापार में किन लोगों ने भूमिका निभाई इनके साथ, विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारत तो बहुत बड़ा है, अमीर भी हैं, कुछ राजा भी हैं, कुछ महाराजा भी हैं, रजवाड़े भी हैं, तो व्यापार तो होता है, कपड़ा आता है, खेती होती है, मशीनें बनती हैं, तो व्यापार तो हो रहा था। तो व्यापार कौन कर रहा था,
अंग्रेज लोग तो अपने लिए ही व्यापार कर रहे थे, लेकिन जो भारतीय व्यापारी थे जिसमें कि बनिया थे, सराफा थे और चट्टियार थे, ये लोग व्यापार कर रहे थे। ठीक है, तो व्यापारी एवं बाजार फिर 1757 से 1857 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यापार में बनिया और सराफों की क्या भूमिका थी। धन की निकासी पर राष्ट्रवादियों के विचार की आलोचना कीजिए, जो मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो आपको सबके नाम लिखने हैं और पूरा एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री की तरह तैयार करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको जो बैकग्राउंड जो मैंने अभी तक पूरी कहानी बताई है, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो 5 पेज का बन पाएगा। क्योंकि ये तो जो आंसर है वो तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको आपको 5 पेज का बनाना है, राइट। तो आपको पूरा एक बैकग्राउंड तैयार करके कि ब्रिटिश ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर क्या किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो हम व्यापार पढ़ते हैं और व्यापारी जो समुदाय थे वो कौन कौन थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है दैट इज 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान बनिया और सराफा भारत में प्रमुख व्यापारी, बैंकरों और वित्तीय शक यानी कि फाइनेंसियर थे। उन्होंने कृषि, विनिर्माण और आंतरिक और विदेशी व्यापार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करके भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया। बनिया भारत के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में केंद्रित एक शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग था। बनिया तो नाम से ही पता होगा, कास्ट से ही पता होगा कि वो क्या करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर क्या करते थे कि जो व्यापार होता था उसमें क्या लगाते थे, जैसे कि जो भी फैक्ट्री खोलनी है, नया काम खोलना है, तो उसमें वो क्या करते थे, पूंजी लगाते थे, निवेश करते थे, है ना, और माल तैयार करते थे, भारत में बेचते थे और विदेशों में भी उसको बेचते थे। लेकिन जो भारत के आसपास के एरिया थे वहाँ पर यहाँ पर अभी भी जो कहते हैं ना कि करेंसी जो नोट होते हैं वो चेंज थे। तो नगद को, कैश को जो चेंज करना है, जो मनी ट्रांसफ़र करना है, वो कार्य कौन करते थे, वो कार्य करते थे सराफा। ठीक है, जो सराफा थे वो बैंकर और मुद्रा विशेषज्ञ थे। ये सुनार और मुद्रा परिवर्तक यानी कि मनी चेंजर थे, जिनके हाथों में भारी नकद होती थी और नकद के लेन देन में इन्हें बैंक बना दिया। ठीक है, ये लोग ब्याज पर जमा स्वीकार करते थे। ठीक है, और उन्हें हुंडी यानी कि विनिमय पत्र होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि किन किन अमाउंट पर कितना एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट एक्सचेंज हो रहा है, जैसे परिष्कृत साख प्रणाली के विकास किया, जिससे सुरक्षित रूप से भारी धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव हो गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे विनिमय पत्र, हुंडी का नाम दिया गया है, वो कौन बनाते थे, सराफा बनाते थे। वो एज ए बैंकर करते थे। वो क्या करते थे कि जैसे कि भारतीय रुपया आया है, अब उसको जो श्रीलंका का जो नोट है, जो म्यांमार कहाँ पर काम कर रहे हैं वो, तो वहाँ से जो मनी एक्सचेंज होता था वो एज ए बैंकर काम करते थे। ठीक है, और ये मूल्यांकन यानी कि जो मुग़ल सिक्कों की, क्षेत्रीय सिक्कों के बीच में जो शुद्धता देखते थे कि यहाँ का सिक्का वहाँ के सिक्के में कितनी, जैसे कहते हैं ना कि डॉलर और रुपीज़ में कितना डिफरेंस है, उस टाइप के डिफरेंस को वो कैलकुलेट करते थे। कौन, सराफा। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। ओके ओके, राइट, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हाल ही में भारतीय प्रारंभिक आधुनिक व्यापारिक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाली, ये सब वही चीज़ है। ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये रहा 17वीं और प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में बनिया एवं सराफों की क्या भूमिका थी। एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, दैट इज़ जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, दैट इज़ ये तो आपको बताई गया है कि सूरत के व्यापार को हिंदुस्तानी बाज़ारों को हानि, पश्चिमी एशिया में अस्थिरता का सामना हुआ। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो हिंद महासागर में बाज़ारों को संतृप्त कर दिया था, और ब्रिटिश व्यापार, नौ परिवहन, समुद्री डकैती सब वही है। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने समुद्रों पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, जिससे कि वो व्यापार नहीं करने दे रहे थे, और जो विदेशी व्यापार है उनके लिए मना कर दिया गया था। चीनी व्यापार, चीन से ही व्यापार किया जाएगा। ठीक है, और संकट का काल था 18वीं शताब्दी में, जो है एक संकट का काल, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो 18वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
ठीक है। जो सूरत है उसका पतन हो गया इस 18वीं शताब्दी में। जो सूरत बंदरगाह था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने जो ईस्ट, मैं बार बार इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार कह रही हूँ। ब्रिटिश सरकार अलग थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करने लगी थी जब चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ था। यह अध्ययन 2 अवधियों में हुआ था, 1757 से 1780 तक। सूरत जो बंदरगाह था उसका भी जो है पतन हो गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण द्वारा चिन्हित था, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करने लग गई थी। तो इस परिस्थिति में जो सूरत का जो व्यापार था वो 16 से 30 लाख रुपए रह गया, और जो अंग्रेजी निजी व्यापार के कारण खराब हो गया था। हिंदू व्यापारी अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा कंपनी का नियंत्रण मजबूत कर दिया गया था। तो दुर्ग इससे सूरत के वरिष्ठ व्यापारियों के साथ टकराव हुआ और कंपनी और महत्वपूर्ण फाइनेंस बुनियादी नहीं, इसमें इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। बंगाल में मैंने आपको बता दिया है, प्लासी का युद्ध हुआ था और बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था, ये भी वही चीज़ है, राइट। इसमें नई चीज़ कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वही लिखना है। तो बनिया और सराफों की आएगी तो आपको जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की है वही चीज़ सारी एक्सप्लेन करनी है, राइट। एक बैकग्राउंड तैयार करना है, और बनियों और सराफों ने क्या कार्य किए थे, क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में बनिया और सराफा भारत के प्रमुख थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे यूरोपीय शक्तियों के प्रभुत्व में उपनिवेशिक संदर्भ में ये एज ए बैंकर का काम करते थे। अभी मैंने आपको बताया है कि जो बनिया थे वो क्या करते थे, वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य करते थे, विदेशी व्यापार, ठीक है। और ये विदेशी व्यापार कहाँ करते थे, उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में केंद्रित थे, राइट। तो ये वहाँ से करते थे। और जो ये सराफा थे ये मनी एक्सचेंज करते थे, जो नगद पैसा देते थे, कैश, ठीक है, सिक्कों का मूल्यांकन करते थे, राइट। ये यहाँ पर लिखा है। वे व्यापार के विभिन्न पहलुओं में शामिल थे, जिसमें कि माल का आयात और निर्यात, वित्त पोषण, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करना था, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो मध्यस्थता थी, ठीक है, उसका काम करते थे ये बनिया और सराफा, ओके। और बनियों जो है वो बीच का काम करते थे, और बनिया जो है वो दलाली के रूप में भी कार्य करते थे, और व्यापार और वार्ता को सुविधाजनक, जो पार्टी के ऊपर जो डीलिंग वगैरह करते थे उसको सुविधाजनक बनाते थे, लेन देन को सुनिश्चित करते थे। इसके अलावा बनियों ने अफीम का व्यापार में भी, मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट डाला है, बनिया जो है वो अफीम के व्यापार में भी, विशेषकर बंगाल और बम्बई जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे अफीम के व्यवसाय में विभिन्न पहलुओं में शामिल थे और खेती के वित्तरोपण के लिए लेकर व्यापार की वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो बनिया जो लोग थे वो अफीम के भी जो व्यापार होता था उसमें भी वो वित्तरोपण करते थे, पैसा लगाते थे, ठीक है। और संसाधनों, वित्तीय संसाधनों और नेटवर्क से लाभ उठाया करते थे, और उन क्षेत्रों की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया करता था जहां अफीम की खेती प्रचलित थी, ठीक है। इसके अलावा बनियों के अलावा जो आई होप आपको यहाँ पर से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। बनियों के अलावा जो मैनचेस्टर बैंकरों ने वित्तीय लेन देन और प्रेषक सुविधाजनक बनाने में आवश्यकता निभाई थी, सराफ और मुद्राओं, ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको एज ए सिंपल भाषा में समझा दिया है, और इन्होंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखाया है, ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि, और फिर ये हुंडी का चलन क्या था, पूर्व औपनिवेशिक। हुंडी का मतलब वही होता है, विनिमय पत्र होता है, मनी एक्सचेंजर जिसे कहते हैं, बिल ऑफ मनी एक्सचेंज, कहाँ से कितना पैसा आया और कितना गया है, तो उस पैसे जो हुंडी थी, जो मनी, जो विनिमय पत्र था, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इधर से उधर ले जाया जा सकता था, ठीक है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय व्यापारियों की स्थिति पर चर्चा कीजिए। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, पूर्वार्ध मतलब स्टार्टिंग में, तो 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 में, तो मैंने आपको बता दिया है। भूराजस्व व्यवस्था भी मैंने आपको बता दी है जो कि 19वीं शताब्दी में थी, ठीक है। संकट ने बाजारों की संरचना को बदलाव किया। संकट इन द सेंस, संकट किस लिए आ रहा था, जो संकट नाम दिया है वो किस लिए आ रहा था, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके कंट्रोल में आ गई थी,
ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गई थी। इसलिए उनके जो विदेशी व्यापार था, जो 1813 में जो मोनोपोली आई थी नेपोलियन, वो विदेशी लोग यहाँ पर व्यापार नहीं कर पा रहे थे और ना ही ये विदेशों में जा पा रहे थे दूसरे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश अपने यूरोप में तो बेच ही सकते थे, दूसरी जगह नहीं आ रहे थे, सिर्फ चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। और जो वो व्यापार कर रहे थे उनको हर जो कार्य उन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने दिए थे उनको वो 20 साल में, वो हर 20 साल के चार्टर्ड एक्ट में चेक करेंगे, जिसके कारण कि तभी उनको लाइसेंस दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का, राइट। तो इस तरीके का जो संकट उनके ऊपर आ गया था और वो उसका पूरा जो उन्होंने कहते हैं ना कि वसूला, वो किससे वसूला, भू राजस्व प्रणाली से वसूला, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है अगर आ जाता है तो, राइट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज़ आपका उपनिवेशिक और व्यापार। अब आ जाता है 1757 से, हमने 1857 तक पढ़ा, अब 1857 से 1947 में क्या हुआ था तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। 1857 में आपको पता है कि रेवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, ठीक है। जब 1857 में विद्रोह हुआ था, झांसी की रानी और वो जो आ गई थी, जिसे कहते हैं कि डॉक्ट्रेन आ गया था, जिसके कि अंदर वो राजाओं की जो जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता, डलहौजी ने उनकी संपत्ति ले ली थी, उनके महल पे कब्जा कर लिया था झांसी की रानी का, और मंगल पांडे ने जिन्होंने कारतूस यूज़ नहीं की थी उन कारतूसों को यूज़ करने से मना कर दिया था। तो इस तरीके से, और जो जबरन उनसे जो ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, तो बहुत ज़्यादा हर जगह से विद्रोह हो रहा था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद जो पूरी पावर है, ठीक है, वो पूरी पावर किसके पास आ गई थी, ब्रिटिश क्राउन की आ गई थी, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी का राज्य हो गया था, ठीक है, रानी का राज्य हो गया था यहाँ पर पूरे भारत में। तो जब पूरे भारत में रानी का राज्य हो गया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का राज हो गया था, किसका हो गया था, ब्रिटिश सरकार का जब राज हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था वो हटा के भारत का वाइसराय कर दिया गया था, ठीक है। तो भारत के वाइसराय का पद नियुक्त किया था, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद हटा दिया गया था, और जो वाइसराय था वो ही पूरा भारत का एकीकरण करेगा, कानून बनेगा, कॉलेज बनेंगे, एजुकेशन आएगी, ठीक है। तो उस एजुकेशन ने ही भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने 1857 में ही बंगाल में और मद्रास में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ खोली गई थी। सबसे पहले बंगाल में खोली गई थी, फिर बिहार में, बंगाल, मद्रास और बिहार में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ खुलनी शुरू हो गई थी। फिर 1870 में पंजाब में यूनिवर्सिटियाँ खुली, स्कूल खोले गए उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्योंकि ब्रिटिश जो क्राउन था उसका अधिकार हो गया, तो उन्होंने कहा एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेटेड पीपल बैठेंगे जो कि इंडियन हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो है वो सारा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का आ गया। तो ये चीज़ हुई थी। तो उस समय जो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक नीति थी वो किस तरीके थी, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति 3 तरीके की थी। पहले में तो प्लासी का युद्ध हुआ था, पहले चरण में मैंने आपको बता दिया कि धन की निकासी हुई थी, वो जो 18वीं शताब्दी में धन अपने देश में ले गए थे। फिर जो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी मीन्स 1800 वाला जो एरिया है, 19वीं शताब्दी मीन्स 1800 लेकर 1899 तक क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन जो है वो उसका राज आ गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी उनके नियंत्रण में चली गई थी। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार जब आ गई तब उन्होंने क्या किया, 1857 से लेकर 1947 में यहाँ पर क्या क्या लिया है, रेल लेकर आए, ठीक है, स्कूल लेकर आए, कॉलेज लेकर आए, राइट, बैंक लेकर आए, बैंक खोले गए, बागान बनाए, राइट। तो पूंजी निवेश किया, ठीक है, और ये दिखाया कि भाई हम एक देश को ऊपर राज कर रहे हैं और उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से राज कर रहे हैं, और ये दिखाकर हमारे देश को का क्या कर दिया, विऔद्योगीकरण कर दिया, राइट। क्योंकि अपने
अपना फ़ायदा किया, उन्होंने पेड़ों की कटाई की, जंगलों की कटाई की, सालवान की, क्या कहते हैं, सागौन की लकड़ी, सब चीज़ यहाँ से ले जाकर अपने देश में निर्यात करने लग गए। ठीक है, व्यापार जो था वह यहाँ से अफीम उगाई और नील की खेती करवाई, जबरन नील की खेती करवाई, 3 कठिया प्रणाली ली, जिसके कारण कि किसानों के ऊपर भू राजस्व व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई। राइट, तो उसके मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो इस तरीके की औपनिवेशिक स्थिति आ गई थी 19वीं शताब्दी के अंदर। तो उसके साथ वो चीज़ तो है ही, उसमें यहाँ पर जो विदेशी व्यापार हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था, तो वो चीज़ इस चैप्टर में नहीं है जो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय व्यापार के बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। अब भारतीय व्यापार का जो व्यापार था वो कैसे हो रहा था भाई, औपनिवेशिक शोषण कर रही थी वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन व्यापार कैसे हो रहा था वो चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है। राइट, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बार ये वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था दैट इज़ 17वीं और 18वीं शताब्दी में बनिया और सराफा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे ख्याल से ये रिपीट हो सकता है, लेकिन जो मेरे को मोस्टली लग रहा है दैट इज़ आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा कि जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, देखो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, उसी को ही फैला के लिखा है। तो 19वीं शताब्दी में जो चटियार है, ये लोग गुजराती है, चटियार है, सिंधी है, इन लोगों ने विदेशी व्यापार किया था और इन लोगों के बारे में ही आपको एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो किसके बारे में आपको बताना है, क्वेश्चन चाहे ये वाला आए, राइट, चाहे क्वेश्चन आपका ये वाला आए, चाहे क्वेश्चन आपका ये वाला आए, लिखना आपको तीनों के बारे में है, चटियार, सिंधी, गुजराती। ठीक है, इन तीनों के बारे में लिखना है कि इन्होंने व्यापार कैसे किया यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको वैसे शॉर्ट में अलग से बता देती हूँ, फिर आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। राइट, 19वीं शताब्दी में चटियार जो है ये एक मुख्य रूप से तमिलनाडु के चटियार क्षेत्र में से हैं, जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दक्षिण पूर्व जैसे बर्मा, एशिया, श्रीलंका और वियतनाम में अपने व्यापार और म्यांमार बैंकिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया। राइट, उन्होंने क्या किया कि अब ये लोग थे, अमीर थे, पूंजीपति थे, दक्षिण भारत के थे, तो वो क्या करते थे, कृषि में पैसा लगाते थे, जो कृषि करते थे उनको ऋण देते थे, वाणिज्य देते थे, चावल के लिए, रबड़ के लिए, टिन के निर्यात के लिए जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। और इन्होंने आधुनिक बैंकों के पहुंचने से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण मुहैया कराया। ठीक है, ये मुख्य रूप से कृषि के लिए ऋण देने और वाणिज्य फसलों, चावल, रबड़, टिन के निर्यात का वित्त पोषण करते थे। और इन्होंने आधुनिक बैंकों के पहुंचने से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण मुहैया कराया। राइट, ये कार्य चटियारों ने किए। ठीक है, चटियारों ने जो कार्य किए थे वो आपके लिए मैंने यहाँ भी लिखा है। चटियारों ने औपनिवेशिक काल के दौरान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बर्मा है, मलाया है, श्रीलंका के वियतनाम में एक विशाल औपनिवेशिक बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया और अखिल एशियाई बाजार अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया कि जो भारत के, जो दक्षिण भारत के जो बाहर की तरफ थे, जो श्रीलंका था, मलाया था, वियतनाम था, यहाँ पर क्या किया उन्होंने, अपने जो एक तरह का कहते हैं कि अपना कहते हैं कि एक तरह की उन्होंने एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज का जो पॉइंट खोला था, व्यापार किया था उन लोगों से। ठीक है, एक अखिल भारतीय एशियाई अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो एज ए बैंकिंग का काम किया था, जैसे वो ऋण देने का काम करते थे, जैसे कि बाहर के लोगों को भी जैसे कि कृषि करनी है या कुछ काम करनी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो उनको पैसा देने का काम करते थे। कौन, चटियार। तो उन्होंने निचले बर्मा में धान की खेती, मलाया में रबड़ के बागानों और अन्य देशों के छोटे छोटे व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराया। ठीक है, तो एज ए बैंकिंग का काम करते थे। अब यानी कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ने जो बैंक बनाए थे, उनसे ऋण ना लेकर
चटियार लोग एक बैंकिंग का काम करते थे जो कि ऋण प्रदान करते थे। अगर आ जाता है तो आपको आंसर इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, पहले कहानी बनानी है और फिर जाके उनके बारे में यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, 1930 के दशक तक चटियार के ने निचले बर्मा में चावल उत्पादन के लिए लगभग 60% फसल ऋण प्रदान किए और जिससे दक्षिण एशिया में कृषि और वाणिज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये काम चटियारों ने किए थे, ये चीज़ आपको बतानी है इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है कि 19वीं शताब्दी में वही चीज़ लिखी है जो मैंने बताई है कि तकनीकी भारत में व्यापार और औपनिवेशिक शासन, तकनीकी प्रगति और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता में बदलाव के कारण अब जो 19वीं शताब्दी आई, ठीक है, जब क्राउन आ गया, क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश सरकार आ गई, तो उसमें क्या हुआ, वैश्वीकरण, यानी कि जो व्यापार में तरक्की हुई, गतिशीलता लाए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन थे, चट्टी थे, गुजराती थे, सिंधी जैसे व्यापारियों की सापेक्ष सफलता का श्रेय उनकी सामुदायिक संरचना थी। ठीक है, जो उनका जो व्यापार जो पनपा है, जो उभरा है, वो थी इन लोगों की जो भूमिका है, उसके कारण व्यापार में उन्नति हुई थी, क्योंकि उन्होंने सब जगह अपने विदेशों से भी, मतलब भारत के बाहर भी लोगों से व्यापार किया था इन्हीं लोगों ने। ठीक है, तो दोहरी प्रतिष्ठा वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको समझाई है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है चट्टी, गुजराती, सिंधी, औपनिवेशिक बुनियादी ढांचे विशेष तौर से जैसे रेलवे नेटवर्क, नौ परिवहन सेवा, यानी कि जो जो जहाज़ होते हैं, वाटर वाले जो जहाज़ होते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, उनके विस्तार ने भारत के व्यापारिक पैटर्न को नया आकार देना और रेलवे के विकास ने देश के भीतर जिससे पारंपरिक व्यापार, तो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि यहाँ ये समुद्र, ये आपका बंदरगाह है, अब कच्चा माल यहाँ पर हुआ है, बिहार में तैयार हुआ है, तो उसको बंदरगाह तक पहुँचने के लिए क्या किया, उन्होंने रेलवे लाइन बनाई है। तो रेलवे लाइन ने भी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें कि कपास के यातायात को गंगा नदी से मुंबई की ओर पुनर्दर्शित किया, जिससे पता चलता है कि औपनिवेशिक बुनियादी ढांचे ने व्यापार प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। नौ परिवहन सेवा, यानी कि जो नौसेना थी, यानी कि नौ जो जहाज थे, पानी के जहाज थे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसान पहुंच सफल की, जिसे कपास और चाय जैसे सामानों के निर्यात को सुविधाजनक बनाया गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कपास को ले जाते थे और चाय को क्या करते थे, जो चीन को अफीम बेचते थे और चीन से चाय लेते थे। ठीक है, तो इस अवधि के दौरान यूरोपीय पूंजियों के उद्यम से भारत के व्यापारी नियंत्रण रखा। तो सम्मेलन में बैंकों का गठन में माल ढलाई और विनिमय दरों में, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि मंदिर प्रशासन, ठीक है, जो चटियार थे वो लोग मंदिर प्रशासन को भी देखते थे, मध्यस्थता का काम करते थे। चटियों ने की समुदाय संरचना ने वाणिज्य संगठन के लिए आधार प्रदान किया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि उदाहरण के लिए मंदिर प्रशासन और मध्यस्थता पर अधिक आधारित चटियों की समुदाय संरचना को वाणिज्य संगठन के लिए एक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो जो बहुत सारे मंदिर थे, उनकी भी देख रेख, उनका जो खर्चा होता था, उनसे जो पैसा आता था, वो सब भी चटियारों के हाथों में था। गुजराती और सिंधी व्यापारी, ठीक है, गुजराती व्यापारी जो थे, वो गुजराती व्यापारी वर्ग जिसे हिंदू और पारसी शामिल थे, ने मुंबई को अपना केंद्र बनाया है और पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व और एशिया तक अपना नेटवर्क फैलाया। तो उन्होंने जो गुजराती थे, उन्होंने कहाँ तक किया था, जो मध्य पूर्वी एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर उन्होंने अपना नेटवर्क अपनाया और इन्होंने कपास और अफीम और मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी निवेश किया। राइट, इन्होंने भी अफीम में, मसालों में जो भारत जो कि निर्यात किए जाते थे विदेशों में, उसमें भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ इन्होंने विदेशों में स्थानीय वाणिज्य, कृषि और खुदरा की व्यापारियों की नींव रखी थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि सिंधी और खुदरा व्यापारी वही होते हैं ना कि जो मुक्त व्यापार कर रहे थे, टैक्स कम देना पड़ता था उनको। तो सिंधी और शिकारपुरी व्यापारी, सिंधी, ये है सिंधी और शिकारपुरी, और ये है गुजराती। ठीक है,
तो सिंधी और जो शिकारपुरी जो लोग व्यापारी थे वो सिंधी क्षेत्र विशेषकर शिकारपुर और हैदराबाद के व्यापारी जो सिंध वर्किस कहलाते थे, जापान से लेकर पनामा तक, ठीक है, जापान से लेकर पनामा तक बंदरगाहों तक फैल गए थे। और शिकारपुरी मुख्य रूप से मध्य एशिया, बुखारा और समरकंद में सक्रिय थे। ये जगहों के नाम हैं, ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मना कर दिया था ना कि विदेशी व्यापार वो नहीं कर पाएगी, तो जो भारतीय व्यापारी थे, चटियार थे, गुजराती थे, सिंधी थे, ये लोग व्यापार करते थे इन लोगों के साथ, ठीक है। ये अमीर लोग थे क्योंकि ये वाणिज्य थे, पूंजीपति थे। ये क्या करते थे, वहाँ के ऋण देते थे व्यापार करने के लिए। कौन? सिंधी, चटियार, गुजराती और शिकारपुरी जो व्यापारी थे, राइट। तो उसके बाद क्या लिखा है, सिंधी और गुजराती का मैंने आपको बता दिया है। और जो इसके अलावा इस अवधि के दौरान भारत के व्यापार में कमोडिटी संरचना के गंतव्य बाजारों में बदलाव देखा गया। कपास और चाय के निर्यात को प्रमुखता मिली जो कि बदलती वैश्विक मांग थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण को दर्शाता है। इस बीच मध्य एशिया में कारवां व्यापार में गिरावट आई और इसकी जगह अंत एशिया व्यापार मार्गों ने ले ली और दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के साथ आदान प्रदान बढ़ा और व्यापारिक मार्गों और बाज़ारों, क्योंकि व्यापारिक मार्ग और बाज़ार बाद में खोल दिए गए थे, क्योंकि 1813 में तो नेपोलियन ने बंद कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जब नेपोलियन मर गया उसके बाद तो वो व्यापारिक मार्ग जो भूमध्य सागर है वो खुल गया था व्यापारिक मार्गों से, जिससे कि यूरोप में व्यापार किया जा सकता था। और यहाँ से वो लोग यहाँ से क्या लेकर जाते थे, लकड़ी लेकर जाते थे, क्योंकि रेलवे बनानी होती थी, रेल के डिब्बे बनाने होते थे। फिर बाद में रेल के डिब्बे जो है भारत में भी बनने लग गए, तो उसके लिए एजुकेटेड लोग चाहिए थे, वो भी उन्होंने यहाँ पर के लोगों को ट्रेनिंग दी थी। रेल के डिब्बे किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से जोड़े जाते हैं इंजन, तो ये टेक्निकल एजुकेशन भी दी थी। स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर बनाई थी, तो अपने फ़ायदे के लिए बनाई, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, चलो मैं उस क्वेश्चन को बाद में बताऊंगी, पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यापारिक अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो भी आपको इन्हीं के बारे में लिखना है। गुजराती, सिंधी, चटियार, इन्हीं के बारे में लिखना है, ठीक है। औपनिवेशिक शक्तियों के उत्पादों में के रूप में मध्यस्थता का काम किया है इन्होंने, ठीक है। तो इसको नट्टू कोटाई चटियार बोलते हैं, जो कि निचले बर्मा के मध्यस्थ रूप में उभरे थे, जो मैंने आपको बता दिया है। सेम वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख ली है आपके लिए, ईजी लैंग्वेज में। दूसरे में व्यापारियों ने व्यापार के वित्त पोषण और पूंजी प्रबंधन के लिए यूरोपीय, सेम वही चीज़ है, इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, जो आराम से मैंने आपको जो ईजिली चीज़ समझ आ गई है वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ आ गई है, चटियारों का अखिल एशियाई बाजार अर्थव्यवस्था में भागीदारी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के क्वेश्चन में। चटियार के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरी गट फीलिंग कहती है, ठीक है। चटियारों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान अखिल एशियाई बाजार अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सबसे पहले चटियारों ने पूरे एशिया में अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चटियारों ने 9 नगरों का संगठन किया, जिनमें से प्रत्येक का मंदिर समुदाय जीवन में वाणिज्य केंद्र के रूप में कार्य किए। उन्होंने जो मंदिर वगैरह थे समुदाय, उसके बीचों में भी मंदिर बनाने के लिए, जैसे मंदिर निर्माण के लिए भी उन्होंने वाणिज्य सहायता दी थी, वित्तीय सहायता दी थी। और उसके बाद चटियारों ने संसाधनों को एकत्रित किया, यानी कि जो संसाधन थे, कोयला था, लोहा था, जीव खनिज मिलता था, प्राकृतिक चीज़ें थी जो बिजली बनाते थे, ठीक है, जो पानी था, नदी थी, सिंचाई थी, ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनकी गति को भी एकीकृत किया और जानकारी साझा करके व्यापारिक उद्यमों को सहयोग करने की अनुमति मिली और एक समुदाय के भीतर मजबूत संबंधों को बढ़ावा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है आपके लिए, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ओके, मैं ऐसे कर देती हूँ इसे, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा चटियार तेजी से बढ़ती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल ढल गए, ठीक है। एशियाई
अखिल एशियाई व्यापारिक नेटवर्क ने उभर रहे अवसरों को फ़ायदा उठाया। उन्होंने यूरोपीय औपनिवेशिक के विस्तार में रेलवे, स्टीमशिप यानी कि भाप के इंजन जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ चटियारों ने पूरी एशिया में वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ती मांग का फ़ायदा उठाया। चटियारों ने जो रेलवे इंजन बन रहे थे, जो शिप बन रहे थे, उनके विकास पे उन्होंने मतलब बढ़ती सेवाओं को फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने व्यावसायिक हितों को धन उधार और गिरवी दलाली जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में परे व्यापारिक, बैंकिंग, वित्त क्षेत्रीय वही चीज़ लिखी है कि उन्होंने वित्त ऋण दिया, व्यापार शुरू करने के लिए ऋण दिया। यही इन्होंने मेन काम किया, एज ए बैंकर का काम किया है। ठीक है, यही चीज़ करी है इन्होंने। और चटियार के क्षेत्र में व्यापार नेटवर्क की जटिलता सुलझाने के लिए कौशल। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आप समझाई है वो चीज़ को ही एक्सप्लेन आपको, जो मैंने जिस तरीके से बताया आपको पूरी एक कहानी की तरह, वो चीज़ आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद कृषि नीति और भू अधिकार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये वाला चैप्टर जो 5th चैप्टर है आपका, कि किस तरीके से भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, जिसमें कि आपका स्थायी बंदोबस्त, राजस्व बंदोबस्त किस तरीके था जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक ही है स्थायी बंदोबस्त, लेकिन मैंने आपको रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त भी बता दिया है, तो आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। उसके बाद वाणिज्य का स्वरूप कैसा था, ये सिर्फ चैप्टर वही है। वाणिज्य माने कि जो फाइनेंस का स्वरूप कैसा था, वही चीज़ जो मैंने आपको पूरी अभी तक समझाती रही हूँ, पूरा A to Z इसमें वही चीज़ लिखी है। ठीक है, उसके बाद कृषि किस तरीके से थी। कृषि मैंने आपको बताया है कि वो किस तरीके से टैक्स वसूलते थे, यहाँ से कपास को निर्यात करते थे और वहाँ से तैयार माल को लेकर आते थे। राइट, कोई चीज़ ऐसी छूटी तो नहीं है ना पीछे। जो 81 चैप्टर है उसमें एक पॉइंट आपका छूट गया है कि 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो मिरासदार थे, यानी कि वंशानुगत भू स्वामित्व जो द्वारा थे, वो खेती को राजस्व खेती यानी कि ठाकेदारी, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि जोड़ दिया गया था। ये अगर पॉइंट आ जाता है तो मिरासदार यानी कि जो वंशानुगत भूमि स्वामित्व होते था, जिनके पास जो कहते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भूमि उनकी होती थी, और वो किसानों को जो कहते हैं ना कि किसान रखते थे उस पर खेती कराने के लिए, तो वो अपनी जमींदार जो होते थे वो मिरासदार होते थे। और जो दक्षिण भारत में वो जो अपने ही एरिया के खेती का जो राजस्व है वो ब्रिटिश को देते थे, बल्कि जो दूसरा एरिया होता था, जो अन्य गांव और किसान थे, उसमें भी भू राजस्व वसूलने का ठेका लेते थे। और मिरासदार केवल अपनी ज़मीन के मालिक नहीं थे, बल्कि जो बिचौलिए राजस्व किसान बनकर राजस्व को एक निश्चित रकम चुकाने की गारंटी देते थे। ये चीज़ इसमें बताई गई है फर्स्ट चैप्टर में। ओके, ये पॉइंट छूट गया था आपका। ओके, नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट, दैट इज़ मुद्रा व्यवस्था, चांदी और मुद्रा। ये क्या चीज़ है मैंने मोड़ी है। धन निकासी प्रणाली जो मैंने आपको बता दी है, जो कि किसने बताई थी, दादा भाई नारोजी ने बताई थी। तो इसमें आपको पूरा का पूरा वही एक्सप्लेन करना, मतलब सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आंसर लिखने हैं आपको अपने एग्ज़ाम में। ऑलराइट, उसके बाद औपनिवेशिक अर्थशास्त्र, इसमें भी आपको देखो चैप्टर से आएंगे एक दो, लेकिन क्वेश्चन आप देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसमें ये चीज़ है, ये तो पूरी एक्सप्लेन कर दी है मैंने। ठीक है, वही एक चीज़ को उन्होंने अलग अलग तरीके से बोला है। 1760, 1793 स्थायी बंदोबस्त, जो भी अकाल जो आया है, धन निकासी हुई है, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ने हमारे देश में विऔद्योगिकरण किया और अपने देश में औद्योगिकरण किया है। ओके, उसके बाद आ जाता है ये वाला औपनिवेशिक के प्रभाव। भारत में कपड़ा उद्योग पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव मैंने आपको बताया है ना, कि पहले क्या हुआ था कि पहले तो वो क्या करते थे कि कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे, कपास को यहाँ से लेकर गए अपने देश में, यूरोप में जाकर तैयार माल किया, टेक्नोलॉजी से कपड़ा बनाया। ठीक है, और कपड़ा बना के हमारे देश में उन्होंने बेचा। तो उसमें तो उन्होंने जो है बिल्कुल जो एक्सपोर्ट किया है वो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल डाउन पेमेंट, मतलब नेग्लिजिबल उन्होंने टैक्स लिया था, टैक्स दिया, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे देश में हम निर्यात कर रहे हैं,
अपने यहाँ से लेकर अपने देश में गए, तो हमारे देश के जो लोगों को कम रेवेन्यू जो मिल रहा था, जो टैक्स लग रहा था निर्यात पर, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। लेकिन जब वो अपने देश से कपड़ा तैयार करके यूरोपीय भारतीय बाजार में बेच रहे थे, तब वो पूरा टैक्स ले रहे थे। ठीक है, तो फ़ायदा तो उन्हीं का हो रहा था, और फिर यहाँ से जो कमा रहे थे वो भी ले जा रहे थे, राइट। तब भी उनका फ़ायदा हो रहा था। तब उन्होंने देखा कि जब काफ़ी टाइम हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो कपड़ा जो वहाँ पर तैयार करके यहाँ बेच रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की मशीनें ही यहीं ले आए। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी ले आए, अच्छा रेशमी कपड़ा तैयार करने लग गए। राइट। तो यहाँ के जो कच्चा माल जो बना रहे थे, तो कच्चा माल भी यहाँ से ले गए और कपड़ा भी ले गए। तो यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल कंगाल ही कर दिया। जो लघु उद्योग थे, जब नई टेक्नोलॉजी का मशीन से बना हुआ जरी वाला कपड़ा आएगा, तो यहाँ के लोगों को तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से नील की खेती करा रहे थे, तो पहले तो नील की खेती जबरन कराई, उनसे टैक्स लिया। और नील की खेती करने के बाद क्या होता है कि जब नील की खेती की जाती है, तो उस एरिया में, जिस एरिया में की जाती है, तो वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। ठीक है, वो ज़मीन बंजर हो जाती है, वहाँ पर दोबारा कोई खेती नहीं होती है। तो इस तरीके का था। तो जबरन पहले तो नील की खेती करवाई। अब नील की खेती जो नहीं करता था, उनसे 3 कठिया प्रणाली, 3/3 कर लिया जाता था। ठीक है, जिसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, यानी कि अपनी खेती, अपनी जो फसल है उसका 3 भाग जो है वो ब्रिटिश सरकार को देगी। ठीक है, अगर नील की खेती नहीं उगाएंगे, राइट। तो नील की खेती नहीं उगाएंगे, 3 भाग देंगे, नहीं तो नील की खेती उगा, और नील की खेती उगाएंगे तो वो ज़मीन ख़राब हो जाती है, उसमें दोबारा कोई फसल नहीं उगती है। तो यहाँ की ज़मीनें ख़राब कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपने यूरोप में कृत्रिम रंग, यानी कि जो सिंथेटिक जो रंग होता है, वो सिंथेटिक नील जो है, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो जो उगाते थे, तो उन्होंने इंडिगो, नकली सिंथेटिक इंडिगो अपने वहाँ पर बना लिया। फिर उनको नील की खेती की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नील की खेती की ज़रूरत नहीं थी। अब नील के पेड़ की जो ज़मीन थी वो तो ख़राब हो गई ना। तो उससे क्या हुआ कि भूमि भी ख़राब हो गई, वहाँ के लोगों को भी हटाया गया। तो इस तरीके की औपनिवेशिक जो के कारण भारत में विऔद्योगीकरण हुआ कि व्यापार भी बंद हुआ, यहाँ पर के जंगल भी साफ कर दिए, लकड़ी भी अपने साथ ले गए, कपड़ा भी अपने साथ ले गए, मशीन की टेक्नोलॉजी भी ले गए, यहाँ से जो लघु उद्योग थे उनको भी हटा दिया। तो अपने देश का तो औद्योगिकरण कर दिया और भारत का विऔद्योगिकरण कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर एक्सप्लेन करना है, खूब लंबा चौड़ा करके ये विऔद्योगिकरण आ जाता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ अकाल और महामारी। ये तो क्वेश्चन आ चुका है और ये दोबारा भी आ सकता है। अकाल तो आपको ही पता है, जब बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, राइट। तो क्या हुआ था कि अकाल में क्या हुआ था कि 1800 जो इन्होंने 1840 के दशक में कहा है कि अकाल आया था, भूखा, जिसमें कि भूखमरी हो जाती है। लेकिन महामारी क्या होती है कि बंगाल में 1878 में प्लेग जो बीमारी थी वो फैल गई थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपनी अपनी फैक्ट्रियां जो खोली थी उसके साथ अपने महल बनाए थे और अपनी छावनियां बनाई थी। वो छावनियां थी भारतीय सैनिकों को विदेशी सैनिकों से अलग रखने के लिए किया था। और उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ था कि बंगाल में पूरी महामारी फैल गई थी, जिसे कि प्लेग कहा जाता है। और उन्होंने सोचा कि ये प्लेग और हैजा जो है वो जो लोग रहते हैं, जो हिंदू लोग रहते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं, उसकी वजह से हुआ है। तो उससे क्या हुआ, उनके लाखों सिपाही मरने लग गए। फिर उसके बाद महामारी अधिनियम 1897 आया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि प्लेग जैसी बीमारियां जो फैलने लग गई थी ब्रिटिश सैनिकों में और भारतीय सैनिकों को कम हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने छावनियाँ भी बनाई थी, जिसमें कि कहते हैं कि वर्ग संघर्ष आया था, कि जिसमें कि वर्ग लोगों को अलग किया जाता था, जिसे कहते हैं कि नस्लीय भेदभाव पैदा हुआ था 19वीं शताब्दी में।
क्योंकि इतनी बीमारियां, इतनी महामारियां हो गई थी, गंदगी हो गई थी, नस्लीय भेदभाव हो गया था, तो जिसमें कि घर घर जाके तलाशी ली जाती थी, संक्रमित आवास जो होते थे उनको ध्वस्त कर दिया जाता था, लोगों को मारा जाता था, अलग किया जाता था, उन्हें खाना पानी सब अलग कर दिया जाता था उनकी उसके, तो जिसके कारण पूरे समाज में अस्थिरता आ गई थी। तो ये 1897 में अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन जो महामारी थी वो ब्रिटिश काल के दौरान फैली गई थी, क्योंकि जब उन्होंने पेड़ों का इतना अत्यधिक पर्यावरण पे दोहन कर दिया, जिसके कारण कि सूखा हुआ, बारिश नहीं हुई, सूखा आ गया, अकाल हुआ, जिसके कारण कि भूखमरी फैली है। उसके बाद जो गंदगी थी फिर बाढ़ आती गई, मतलब पर्यावरण जो अनुकूल ना थी, जो पर्यावरण परिवर्तन हुआ है पेड़ काटने के कारण, लैंडस्लाइड हुआ, कीचड़ आया, कीचड़ की बाढ़ आई, मिट्टी आई, जिससे कि प्लेग आई, हैजा आया। और उनको भी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी रहती थी साथ में, उनके सैनिक भी रहते थे, उनके महल भी थे, उनके बच्चे भी थे, सब लोग रहते थे, तो उनमें भी हैजा और प्लेग की बीमारियां फैल रही थी। ठीक है, 1878 में से लेकर 1898 तक जो है, मतलब 20 साल तक बहुत सारी बीमारियां फैली थी। ठीक है, तो इसलिए 1897 में ये वाला अधिनियम आया था। ओके, उसके बाद कोई नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है, दैट इज़ हाँ, जनजातीय समाज औपनिवेशिक। मैंने आपको बताया है कि उन्होंने पेड़ काटे, इतने संसाधनों का दोहन किया, राइट। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो समुदाय थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों को ज़मीनों से हटाया गया, जंगलों को साफ कराया गया, और वानिकी नीति अपनाई। वानिकी नीति अपनाई यानी कि वानिकी नीति क्या थी कि जब पर्यावरण अनियंत्रित हो गया, तो जो वैज्ञानिक वानिकी नीति ये थी कि आपने जो पेड़ काटे हैं वहाँ पर नए पेड़ उगाए जाएं, राइट। तो वानिकी नीति ये कह रही थी औपनिवेशिक काल के दौरान। तो जो जनजातियों को उन्होंने जो शोषण किया, उन्होंने पूरा पेड़ काटे। पहले तो ये समझा देती हूँ कि जो उन्होंने पेड़ काटे हैं, सारे जंगलों को सफाया कर दिया, जिससे कि भूस्खलन हुआ, मिट्टी ढह गई, बारिश आई, बाढ़ आई। तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण में असंतुलित आ रहा है, जिसके कारण कि हमको वृक्षारोपण करना पड़ेगा। तो वानिकी नीति इसे ही कहा जाता है कि उन्होंने वृक्षों को उगाया, और उन्होंने जो वृक्षों को उगाया, उन्होंने क्या किया, जैसे कि सोगान है, सालवान है, महंगी लकड़ियों को काटा, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ चीड़ के और ताड़ के पेड़ लगा दिए एक ही। अब एक ही जगह के एक ही तरह के पेड़ लगा दिए, तो जिससे वहाँ से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई, राइट। तो मिट्टी की उर्वरकता कम होगी, तो वानिकी नीति ने कहा कि अब हम ऐसा कर देते हैं कि हम एक ऐसा अधिनियम जाते हैं जिसमें कि संरक्षित वन और आरक्षित वन हो जाता है। ठीक है, संरक्षित वन होता है कि जिसमें बिल्कुल पाबंदी होती है कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, है। तो उन जनजातियों को वहाँ से हटा दिया गया। और आरक्षित यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट जो होते थे, उसमें ऐसा कर दिया था कि कुछ समुदाय, यानी कुछ कहते हैं ना कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप वहाँ से आ सकते हो। ठीक है, अपनी लकड़ी वकड़ी जो ईंधन वगैरह लेते हो वो आ सकते हो परमिशन के साथ। कागज़ों में था, लेकिन रियलिटी में क्या था वो तो नहीं पता है। इसलिए संथाल विद्रोह और 1898 में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, क्योंकि इन जनजातियों को, संथाल जनजाति, बिरसा मुंडा जनजाति, इन जनजातियों को हज़ारों की तादाद में जंगलों से आना, इनका जो है बैंड लगा दिया गया था, वंचित कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग जंगल के ऊपर ही डिपेंड थे। जंगल इनका घर था, जिसके बगैर ये जी नहीं सकते थे। इनका जो जीवन यापन है वो जंगलों से ही होता था, और जंगलों पे उन्होंने आना की बैंड लगा दिया था, जिसके कारण संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, राइट। तो इसी को ही वानिकी नीति कहते हैं कि उन्होंने उसको बैन कर दिया था। तो इसीलिए जनजातीय समुदाय जो है वो पूरा अर्थव्यस्त हो गया था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंदर, क्योंकि पेड़ भी सारे काट दिए थे। ठीक है, खेती के लिए जो पेड़ उगाए थे वो, उससे उर्वरकता कम हो रही थी। नील की खेती करने के लिए पहले बोला, फिर नील की खेती बंद कर दी। उसके कारण जो ज़मीन थी वो बंजर हो गई, जिसके कारण भूखा जो अकाल पड़ा था वो इसी कारण पड़ा था, क्योंकि वो बारिश नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद अकाल, और फिर ये जितनी भी आपदाएं हैं वो आ रही थी। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है अगर आ जाता है।
ओके। इसके अलावा तो शिल्प उद्योग, लघु उद्योग के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। ये श्रम संरचना आप पढ़ लेना, महिलाओं की भूमिका तो ईजी है, एक बार पढ़ने में ही समझ आ जाएगा कि महिलाएं भी घर में काम करती थी लेकिन उनके काम को सराहा नहीं जाता था। तो महिलाओं वाला एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। मैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं आपको ये स्क्रॉल कर देती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको इस क्वेश्चन पेपर में बता दिया है 5-6 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ठीक है। देखो, स्वायत्त भारत में बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष में आरंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, वे आपको उसी के बारे में बताना है कि पहले ऋण नहीं लिया जाता था, कैश एक्सचेंजर नहीं होता था, फिर उसके बाद जो ये समुदाय आए थे, चटियार आए थे, बनिया आए थे, गुजराती आए थे, जिसके कारण कि ये चीज़ फैसिलिटी उनको मिली। तो पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति क्या थी कि पेड़ लगाओ, औद्योगिकरण करो, वानिकी नीति, वृक्षारोपण नीति, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, कमेंट्स करके लिखिएगा और एग्ज़ाम के बाद मुझे क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।